नेपाल में कल जो कुछ हुआ, वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया को आग लगा दी गई, पूरी हुकूमत घर चली गई, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी गई, पार्लियामान को आग लगा दी गई। उसके बाद आज वहाँ बहुत डेवलपमेंट्स हैं नेपाल में। वहाँ पे असल में जमहूरियत बहाल होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, बल्कि जो आर्मी चीफ ने कल वीडियो बयान जारी किया है उनमें उन्होंने जो उनका फ्रेम था वो बड़ा मानीखेज था। उनकी कुर्सी के बिल्कुल पीछे नेपाल के पहले बादशाह की पोर्ट्रेट लगी हुई थी और उससे एक पैगाम ये दिया गया कि बादशाहत बहाल हो सकती है। श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, अब अगला मुल्क कौन सा होगा? पोलैंड पे रूसी मिसाइल ड्रोन्स आ गए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लड़ाई यूक्रेन तक महदूद रहेगी, फिर वो कह रहे थे यूरोप में घुस जाएगी। तो कल पहले दफ़ा हमें पोलैंड पे रूसी ड्रोन्स जो हैं वो गिरते हुए नज़र आए हैं। प्यूटन ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे दिया है, अगरचे बेलारूस जो है वो तरदीदें कर रहा है कि नहीं ड्रोन भटक क्या है, और वो असल में यूक्रेन और रूस आपस में ड्रोन एक दूसरे के खिलाफ चला रहे थे और वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है और जैमिंग की वजह से वो भटक गया और वो कहीं और निकल गया और हमने खुद इतला दी। असल में प्यूटन ने बड़ा उनको सख्त पैगाम भेजा है कि अगर यही आप जंग चाहते हैं तो फिर मैं तैयार हूँ। लेकिन मोदी की और ट्रंप की सुलह होगी। देखें डॉक्टर साहब, एक दूसरे को मेरा मतलब है छितर छुतर मार के सब कुछ करके आज गुड्डी गुड्डी हो गया। ट्रंप ने भी कहा कि हमारा इंडिया से मुआहदा हो रहा है, मोदी ने कहा मैं आपसे मिलने का मुंतज़र हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ मुज़म्मिल सरवरदी। डॉक्टर आसिफ मेरे साथ हैं। नेपाल में कल जो कुछ हुआ, वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया को आग लगा दी गई, पूरी हुकूमत घर चली गई, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी गई, पार्लियामान को आग लगा दी गई। उसके बाद आज वहाँ बहुत डेवलपमेंट्स हैं नेपाल में और उन पर डॉक्टर आसिफ साहब से बात करेंगे। मैं डेवलपमेंट्स बता देता हूँ। एक तो वहाँ के आर्मी चीफ़ ने वीडियो पैगाम जारी किया है, फिर वहाँ साबिक़ चीफ जस्टिस खातून हैं, उनको वो अबूरी हुकूमत की सरबराह बनने को तैयार हो गई हैं। मुजाहिरीन उनको चाह रहे थे। अब नेपाल में आगे क्या होगा? ये तो जैसे डॉक्टर यूनुस आ गया बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत, वैसे एक अबूरी हुकूमत नेपाल में आ गई। बिल्कुल सेम स्क्रिप्ट लग रहा है मुझे बांग्लादेश और नेपाल का। डॉक्टर साहब, नेपाल में तो यूनुस साहब ने फ़ौज के साथ मिलकर इक़्तिदार बिल्कुल संभाल लिया और बड़े स्ट्रेटेजिक फ़ैसले भी वो कर रहे हैं और इलेक्शन भी नहीं करा रहे। अभी 26-26 का वादा है, फिर देखते हैं। ये जो नेपाल में अबूरी हुकूमत आई है ये भी लंबा चलेगी मुझे लगता है, ये कोई शॉर्ट टर्म अबूरी हुकूमत नहीं होगी। वहाँ पे असल में जमहूरियत बहाल होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है, बल्कि जो आर्मी चीफ ने कल वीडियो बयान जारी किया है उनमें उन्होंने जो उनका फ्रेम था वो बड़ा मानीखेज था। उनकी कुर्सी के बिल्कुल पीछे नेपाल के पहले बादशाह की पोर्ट्रेट लगी हुई थी और उससे एक पैगाम ये दिया गया कि बादशाहत बहाल हो सकती है। ठीक है, अभी मैं ये ख़बर नहीं दे रहा, लेकिन मैं उस फ़ोटो का तज्ज़िया मेरे ख़्याल में ये है कि वो वहाँ बादशाहत बहाल करने के इम्कानात का इशारा दे रहे हैं। फ़िलहाल मुज़ाहिरीन को ठंडा करने के लिए एक अबूरी सेटअप बनाया जा रहा है, लेकिन मैं पहले कल भी मैंने ये कहा था कि वहाँ पे शाह ज्ञानेंद्रा जो हैं वो इस सारी बदअमनी के पीछे थे। इस सारे जेन ज़ी को आगे लगाया गया, लेकिन असल मंसूबा कुछ और था। इस मंसूबे में अमेरिका भी मुमकिन तौर पे शामिल है, जिसके लिए काफ़ी सारे शवाहिद मिल रहे हैं। वहाँ पे एक हामी नेपाल नाम की एक तंजीम है जो अमेरिका की नेशनल एंडोमेंट फ़ंड जो है NED उससे फ़ंड्स लेती रही है और ये फ़ंड जो हैं वो अमेरिका उन मुख्तलिफ़ मुल्कों में भिजवाता है जहाँ पे वो जमहूरियत के नाम पे अपने मकासद हासिल करना चाहता होता है। लेकिन यहाँ जमहूरियत नहीं आएगी, बल्कि शायद शाह वापस आ जाए। चलें, अगर बादशाहत वापस भी आती है, अब ये एक मुश्किल काम है कि वहाँ की फ़ौज बादशाहत वापस लाती है, इंतखाबात कराती है या इसके बाद। लेकिन अब बांग्लादेश में जो नौजवान बाहर निकले उन्होंने फिर अपनी एक सियासी जमात बना ली है और अब वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और कहा जा रहा है कि वो बहुत पॉपुलर जमात होगी नौजवानों की, जो वो जिन्होंने पूरा लाए और वो शेख यूनुस की कैबिनेट में पहले आए, लेकिन फिर उन्होंने शेख यूनुस की कैबिनेट छोड़ के पॉलिटिकल जमात बनाई और अब वो इंतखाबात पर दबाव डाल रहे हैं शेख यूनुस पर बार बार। असल में लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये जो नौजवान आप एक दफ़ा बाहर निकाल लेते हैं, ये
अब वो नौजवान भी तो अपना पॉलिटिकल कैरियर तय करेंगे ना, पॉलिटिकल स्टेक्स तय करेंगे। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि वो घर चले जाएंगे। अब बांग्लादेश और नेपाल में एक बड़ा डिफरेंस है। बांग्लादेश में जो तहरीक थी वो तलबा के हाथ में थी और तलबा की एक लीडरशिप थी। यहाँ जो जन जी मुजाहरे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, इनमें कोई फेस नहीं था, जन जी का कोई बड़ा फेस नहीं था, बल्कि फेस के तौर पे बलिंदर शाह को सामने पेश किया गया। कल तक तो बलिंदर शाह सामने थे जो मेयर खटमंडो हैं, लेकिन वहाँ पे जन जी का कोई फेस वहाँ मौजूद नहीं है। और इस तरह कोई पार्टी बज़ाहिर जन जी की पार्टी मुझे बनती नज़र नहीं आती। लेकिन अब देखिए ना जी, जैन जी को आपने निकाला तो है, अब जैन जी को आगे आप इस्तेमाल करके फेंक देंगे तो जैन जी के मुंह को भी रास्ता नज़र आ गया ना। तो मेरे ख्याल में आपको जैन जी के साथ आज जो सारे मुज़ाकरात हैं वो जैन जी के साथ ही हैं ना, साबिक अबूरी हुकूमत बनाने के लिए, जैन जी मुजाहिरीन के लिए। कोई बलिंद्रा के साथ तो नहीं अबूरी हुकूमत तय हो रही, मुजाहिरीन के साथ तय हो रही है। बज़ाहिर जो मुजाहरे थे या प्रोटेस्ट था या जो बदअमनी थी, ये जैन जी के नाम पे हुई है, लेकिन इसके पीछे मिड लेवल जो सियासतदान थे, छोटे कैरियर वाले सियासतदान थे, बलिंदर शाह और इस जैसे कुछ और, वो इन को ना सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे थे बल्कि इनको पैसे भी दे रहे थे। और हैरान कुन तौर पे उनके पास इस कदर खौफनाक केमिकल और वो चीज़ें थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने जलाकर खाक कर दी हैं। और वहाँ पे जो जमहूरियत की अलामात थी उनको खुसूसी तौर पे निशाना बनाया गया है, जैसे पार्लियामेंट को निशाना बनाया गया है, जैसे दो बड़े मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया और वो जलकर खाक हो गए हैं। तो वहाँ पे कुछ डिज़ाइन डिफरेंट है। चलें बहरहाल, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि नेपाल को अब एक हिंदू रियासत बना दिया जाएगा। हाँ, और ये जैसे हमारे यहाँ इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान है, कुछ क्रिश्चियन रियासतें हैं, कुछ इसराइल एक ज्यू रियासत है, तो नेपाल जो है बाकायदा तौर पे पहली हिंदू रियासत बनेगी, ये भी ऐलान आ रहा है। क्योंकि इंडिया भी सेकुलर है, इंडिया वो कोई हिंदू रियासत नहीं है। बेशक हिंदुत्व का हम बहुत नाम लेते हैं, 79% हिंदू हैं भी इंडिया में, लेकिन नेपाल में 81% हिंदू हैं और कह रहे हैं कि इसको भी वो बाकायदा हिंदू रियासत डिक्लेयर करना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र जो है वो असल में ज्ञानेंद्रा जो है बादशाह बनना चाहते हैं, जो ये उनका एक एजेंडा है, वो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहते हैं। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनाने से भारत के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। और एक जो हिंदू नेशनलिज्म जो यहाँ पे उन्होंने पहले से फैलाया हुआ है, वहाँ पे अगर हिंदू राष्ट्र बन जाती है तो इसमें हिंदुओं में एक इंतहा पसंद तंजीमें जन्म लेंगी और भारत के लिए खतरा होगा। बहरहाल नेपाल जो है वो, भारत तो कह रहा है ये सारा कुछ कराया पाकिस्तान ने है, और वो कह रहे हैं ये आईएसआई का डिज़ाइन था, आईएसआई ने पहले बांग्लादेश में किया है, अब आईएसआई ने यहाँ किया है। लेकिन ऐसे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि देखें ना, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, अब अगला मुल्क कौन सा होगा? अगला मुल्क म्यांमार है। हाँ, अगला मुल्क म्यांमार है। असल में ये जितना जो कुछ भी हो रहा है, ये चीन को रोकने के साथ साथ भारत को रोकने का डिज़ाइन है असल में। और म्यांमार इसलिए होगा कि भारत ने अभी 2 दिन पहले ही रॉयटर्स ने खबर दी कि भारत ने म्यांमार में रेयर अर्थ्स का एक मुआहदा कर लिया है, वहाँ पे मादनियात का मुआहदा कर लिया है। और इस वक्त आप ट्रंप की पॉलिसी देखें या दुनिया की तमाम तर पॉलिसियाँ देखें, चीन और अमेरिका की लड़ाई देखें, यूरोप और रूस की लड़ाई देखें, वो रेयर अर्थ्स पे लड़ाई है। तो ये म्यांमार के साथ जो उसने किया है मुआहदा, ये म्यांमार को ख़तरे में डाल दिया उसने। तो इसका मतलब है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अब म्यांमार की फौजी जनता के ख़िलाफ़ आप आंग सान सूची आएगी या कोई और नया चीज़ आएगी वहाँ, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि म्यांमार में फ़ौजी रजीम अब अगले 6 माह में चेंज होगी। हाँ जी, ठीक है ना भाई। कल पोलैंड पे रूसी मिसाइल ड्रोन्स आ गए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लड़ाई यूक्रेन तक महदूद रहेगी, फिर वो कह रहे थे यूरोप में घुस जाएगी। तो कल पहले दफ़ा हमें पोलैंड पे रूसी ड्रोन्स जो हैं वो गिरते हुए नज़र आए हैं, और रूसी ड्रोन्स पोलैंड पे गिरने से यूरोप में बहुत तशवीश है। वो लड़ाई उनके घर तक पहुंच गई है। पोलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, पर पोलैंड की सरहद जो है वो बेलारूस के साथ भी है और यूक्रेन के साथ भी है, और ये पहला फ्रंट लाइन है बिल्कुल यूक्रेन के साथ पोलैंड, जहाँ पे फिर यूरोपियन यूनियन है। तो मेरे ख़्याल में जो पोलैंड में ड्रोन्स गिरे हैं,
क्या जो यूरोप अपनी मिलिट्री ताकत में इजाफा या जो रूस को आंखें दिखाने की बात थी, रूस पैगाम दे रहा है कि मैं लड़ाई जो है वो यूक्रेन से आगे ले जाऊंगा और लड़ाई यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो फिर पूरा यूरोप इसकी लपेट में आ जाएगा। क्या डॉक्टर साहब आप ये समझते हैं कि पुतिन ये पैगाम दे रहा है? पुतिन ने बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे दिया है, अगरचे बेलारूस जो है वो तरदीदें कर रहा है कि नहीं ड्रोन भटक के आए, और वो असल में यूक्रेन और रूस आपस में ड्रोन एक दूसरे के खिलाफ चला रहे थे, और वो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो है और जैमिंग की वजह से वो भटक गया और वो कहीं और निकल गया और हमने खुद इतला दी। असल में पुतिन ने बड़ा उनको सख्त पैगाम भेजा है कि अगर यही आप जंग चाहते हैं तो फिर मैं तैयार हूँ, लेकिन यूरोप अभी जंग के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि ये जब कल ड्रोन हुए हैं उससे पहले जो यूरोपीय यूनियन है उसने सेफ यूरोप प्रोग्राम के तहत को 50 बिलियन यूरो जो हैं वो पोलैंड के लिए मुख्तस किए थे। ये सेफ प्रोग्राम जो है यूरोपीय यूनियन का, ये सरहदों की और ख़ुसूसी तौर पे मशरक़ी यूरोप की सिक्योरिटी के लिए तरतीब दिया गया था। टोटल 150 बिलियन यूरो का ये प्रोग्राम है, जिसमें से 50 बिलियन जो हैं वो सिर्फ पोलैंड को दे दिए गए हैं। तो मुझे यूँ लगता है कि यूक्रेन के बाद शायद यूरोप जो है वो पोलैंड की बलि देने को तैयार है। इसका मतलब है कि हमें नज़र आ रहा है कि जंग जो है अगर यूक्रेन तक नहीं रुकती हाँ, तो फिर पोलैंड में ज़रूर जाएगी, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि पोलैंड शायद लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पोल पोलैंड जो है वो, पोलैंड का हाल भी कतर वाला है, क्योंकि जब इसराइल ने कल कतर पे मिसाइल मारे हैं तो जवाब में इसराइल कतर वालों ने कहा है कि हम सफारतकारी से जवाब देंगे। नहीं, लोग आज पोलैंड ने बेलारूस की बॉर्डर की तरफ अपनी फ़ौजें भिजवाई हैं, वहाँ फ़ौजी नकलो हरकत देखी गई है, और वो लेकिन उसके साथ उन्होंने नेटो का आर्टिकल 4 जो है उसको इन्वोक किया है, और आर्टिकल 4 जो है फ़िलहाल कंसल्टेशन के लिए है। तो वो अपने यूरोपीय इत्तेहाद के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं कि आप हम इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी बनाएं और क्या करें। तो मुझे लगता है कि पुतिन ने यूरोप को ये कहा है कि अगर तुमने लड़ना है तो अभी लड़ो, और यूरोप अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उसका मतलब है, पुतिन का मतलब है अब 5 साल तैयारी करके ना मुझसे लड़ो। हाँ, अब एक लड़ाई जो 5 साल बाद आपने पूरी तैयारी करके मुझसे लड़नी है वो आज ही लड़ लो। आज ही ला लो। मैं तो तैयार हूँ, हाँ जी, आप नहीं तैयार ना, तो वो पुतिन का मसला तो नहीं है, वो हाँ तो जी। मसला जर्मनी का होगा, फ्रांस का होगा, हंगरी का होगा, सबका होगा, आज लेकिन वो यूरोपीय कमीशन की जो सदर हैं उर्सुला, उन्होंने अपना स्टेट ऑफ द यूरोपीय यूनियन खिताब किया है, और उन्होंने भी एक तरह से अपने अवाम को शायद यूरोपीय अक़वाम को ये पैगाम दिया है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी तैयारी अभी है नहीं। तैयारी है नहीं, अभी तो बहुत इब्तदाई स्टेज है। लेकिन मोदी की और ट्रम्प की सुलह होगी। देखें डॉक्टर साहब, एक दूसरे को, मेरा मतलब है, छितर छुतर मार के सब कुछ करके आज गुड्डी गुड्डी हो गया। ट्रम्प ने भी कहा कि हमारा इंडिया से मुआहदा हो रहा है, मोदी ने कहा मैं आपसे मिलने का मुंतज़र हूँ, और मेरा ख्याल है कि वो जो बिहाइंड द सीन्स कुछ ताकतों ने भारत और अमेरिका के दरमियान जो है ट्रेड डील्स करवा दी है, तभी तो आज ट्रम्प का बयान भी आ गया है और मोदी का भी आ गया है। दोनों एक दूसरे के फिर दोस्त हैं। वो कहता है माय फ्रेंड, सर, वो कहता है। आपने मोदी के और ट्रंप के ट्वीट ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन शायद आप एक चीज़ जो है वो आपकी नज़र से रह गई है। ट्रंप ने मोदी को फ्रेंड लिखा है, लेकिन मोदी ने अपने जवाबी ट्वीट में जो है उसको फ्रेंड नहीं लिखा। ठीक है जी। अभी मोदी की तरफ से फ्रेंडशिप जो है वो ख़त्म हो गई है। अभी तक मोदी ट्रंप पे उस तरह एतबार करने को तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन पर मोदी ने कहा है मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन हूँ, वो उन्होंने और रेसिप्रोकेट किया है उसके ट्वीट को। पहला ट्वीट को भी रेसिप्रोकेट किया था, इसको भी रेसिप्रोकेट किया है। ये ट्रंप ने एक दाना डाला है जो मोदी ने चुग लिया है, और अब देखते हैं कि ट्रंप के साथ मोदी के मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि ट्रंप अगर इनको इधर ट्रेड डील का झांसा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ यूरोप को कह रहे हैं कि रूसी तेल गैस ख़रीदने वाले तमाम मुल्कों पे आप 100% टैरिफ का ऐलान करें। तो ये आज उर्सुला ने अपने ख़िताब में कह दिया कि हम ये करने वाले हैं। तो ये कितने दिन में होता है? ये चंद दिन की बात है, शायद आजकल तो भी आपका ख्याल है कि अगर यूरोपीय यूनियन जो है वो भारत पर 100% टैरिफ लगा दे, तो उसके नतीजे में और उसकी अमेरिका से ट्रेड डील हो जाए, तो बुरा सौदा तो नहीं है? नहीं, ये अमेरिका से ट्रेड डील कैसे हो जाए? अमेरिका उसको कह रहा है कि हमारी कॉटन ख़रीदो, हमारा सोयाबीन ख़रीदो, हमारे लिए एग्रीकल्चर का शोबा जो है वो उसको ओपन करो। तो अभी तक तो मोदी का स्टांस ये है कि मैं अपने फार्मर्स को बचा रहा हूँ।
तो अगर वो ये कर देता है तो फिर वो 100 छितर और 100 प्याज वाली बात है। हाँ, लेकिन आपको पता है इंडिया में तो किसानों की तहरीक पीछे इतना इतना अरसा चलती रही, और किसानों ने तो मोदी का असल जो उसके इक़्तिदार के लिए ख़तरा बने वो किसान बने। लिहाजा उसके लिए एग्री सेक्टर में अमेरिका को रियायत देना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी चलें, आज के लिए इतना ही डॉक्टर साहब। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।